यूएस एम्बेसडर सर्जियो गौर सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहने वाले यूएस के एम्बेसडर हैं मेरे ख्याल से इंडिया की हिस्ट्री में। और अब उन्होंने जो बिहाइंड द सीन बातें बोली हैं प्रधानमंत्री मोदी को लेके, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को लेके, उस पे बहुत बड़ी चर्चा शुरू हो गई कि ऐसी बातें क्यों बोली गई। वो कुछ बातें इंडियन मीडिया के ऊपर भी बोलते हैं, उसका मजाक भी उड़ाते हैं। कुछ बातें वो इसके आगे ये भी जोड़ते हैं किस तरह प्रेसिडेंट ट्रम्प और प्रधानमंत्री मोदी के पीछे जो सीन्स में हुआ था वो फॉरवर्ड कैमरा के सामने कैसे आया है। और ये क्या इतना इनोसेंट है या इसके अंदर जियोपॉलिटिकल मैसेज है, क्योंकि इससे पहले वो भारत के फेवर में जम्मू कश्मीर में बोल के आए थे, यहाँ पे एकदम उल्टा, पाकिस्तान का अलग रिएक्शन। तो एक पहलू तो आज ये डिस्कस करेंगे। दूसरे कई पहलू हैं ट्रेड को लेके, ट्रंप और कनाडा के बीच में क्या चल रहे हैं, चाइना पाकिस्तान के बीच में क्या चल रहे हैं, और ईरान ने कुछ नए लेवल पे नई करतूतें की हैं जिसका असर क्या भारत में भी पड़ेगा। तो ये सब डिस्कस करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं नवरूप जी। अब वो इतनी बारी आ चुके हैं कि मैं कोई उनका इंट्रोडक्शन देके आपका समय वेस्ट नहीं करूंगा। तो नवरूप, क्या हुआ है ये एम्बेसडर का, क्या है सारा गेम? देखो निष्करण, दिस इज एक्सपेक्टेड कि ये होना था, क्योंकि जो इन्होंने सर्गियो गौर ने जो जाके जम्मू कश्मीर में बोला कि वो इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अब इसमें शब्दावली बहुत इम्पोर्टेंट है। ही सेड इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया एंड नॉट इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। हम लोग कहते हैं JNK इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, भारत का अभिन्न अंग है। वो कह रही है एक इम्पोर्टेंट पार्ट है उनके लिए, वो जो स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट है। बिकॉज उनके लिए वो, क्योंकि उनके लिए लद्दाख एक लिसनिंग पोस्ट है चाइना को देखने के लिए। वो उसको ऐसे व्यू करते हैं कि हम इसको इस तरीके से देखते हैं, क्योंकि उनके लिए वहाँ पे चाइना बॉर्डर है, शानजिंग प्रोविंस है, अक्साई चिन का ऑक्यूपाइड एरिया है वहाँ चाइना का। वो उस कॉन्टेक्स्ट में देखते। पाकिस्तान का जो रिएक्शन था वो नेचुरल रिएक्शन था, बिकॉज उनका पूरे स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर को रेफर करना पाकिस्तान के लिए नागवारा गुजरा, बिकॉज वो तो उनका तो एजेंडा ही अलग है टोटली जम्मू कश्मीर को। सो दिस वाज नथिंग बट अ फ्लैटरी व्हाट सर्गियो गौर डिड, एंड बट ही डिड वन गुड थिंग। ही सेड कि हमें यहाँ पे थ्रेट परसेप्शन लेवल घटा देनी चाहिए, क्योंकि अब जो है जम्मू कश्मीर में वो लॉ एंड ऑर्डर और वो प्रॉब्लम्स की उतनी प्रॉब्लम्स नहीं है जो आज से 10 साल पहले या 12 साल पहले थी। एंड दैट स्पीक्स कि भारत सरकार ने कितना सिक्योरिटी वहाँ पे आर्किटेक्चर पे काम किया है, कितना ग्राउंड पे काम हुआ है टू मेक श्योर दैट पीस, वाइबल पीस इज सस्टेनेबल, स्पेसिफिकली आफ्टर 370 के हटने के बाद, 12/370 के हटने के बाद। तो एक ये भारत के लिए प्लस पॉइंट सर्जियो गौर का आया, एक उनकी फ्लैटरी थी, दूसरा उनका एक स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग थी जो पाकिस्तान की तरफ कम थी, जो चाइना की तरफ ज्यादा थी, क्योंकि वो ले भी गए थे और वो ले जाके तो दलाई लामा को भी मिली। ठीक है, खैर भारत में जब भी कोई ऐसी कोई राजदूत या कोई डेलीगेशन कोई जाता है, जैसे आपको याद होगा नैन्सी पेलोसी भी आई थी तो वो धर्मशाला गई थी मिलने के लिए, मैक्लोडगंज गई थी, इफ यू वुड रिमेंबर। ठीक है, जिसको चाइना ने बहुत उत्पात मचाया था कि ये क्यों आप अलाउ कर रहे हैं। तो भारत में जब भी कोई ऐसा डेलीगेशन आता है या स्पेसिफिकली आप सेंसिटिव एरियाज में जाते हो, चाहे वो जब मैक्लोडगंज हो धर्मशाला के पास, या ले एरिया हो, जम्मू कश्मीर हो, वो सरकार के मंजूरी के बिना नहीं होता है, सरकार की कोऑर्डिनेशन के बिना नहीं होता है, बिकॉज द डिप्लोमैट टेक इन्फॉर्म सीक प्रायर सिक्योरिटी क्लियरेंस फ्रॉम द होस्ट गवर्नमेंट कि हम यहाँ जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, क्योंकि वो एक उनको वैसा एरिया मानते हैं। तो ये तो रहा उसका बात। लेकिन कल जो इन्होंने कमेंट किया, एक सेकंड, ट्रम्प फॉरगॉट India no questions request at G7 and held 45 minutes presser with PM Modi claims US invoice Sergio. ये कह रहे हैं, मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे दूं बैकग्राउंड का जिन्होंने नहीं पता। ये अभी इंटरव्यू होता है, उसमें इंडिया के अंदर कॉन्क्लेव जैसे होते रहते हैं बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के, वहाँ पे वो कहते हैं कि मैं आपको बिहाइंड द सीन जून 17 जो मीटिंग हुई थी यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प की G7 समिट की साइडलाइंस पे, उस पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने एक रिक्वेस्ट की थी कि आप कोई मीडिया के क्वेश्चन ना अलाउ कीजिए ट्रम्प और प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग के बाद। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि भारत के अंदर आपको पता है एक नैरेटिव चलता है कि प्रधानमंत्री मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, और वो नैरेटिव चलता है विपक्ष का। वो नैरेटिव चलने के पीछे
कुछ पॉलिटिक्स है, उस पर हम थोड़ा अभी आगे होके आ जाते हैं, क्योंकि बीजेपी का क्या स्टैंड है, विपक्ष का क्या स्टैंड है, सबको पता है। बट ये विपक्ष का एक टॉकिंग पॉइंट है, उसको हाईलाइट किया जाता है यहाँ के अंदर। देखो, अब मुझे मुझे समझ में नहीं आता कि भारत के प्रधानमंत्री किस भाषा में और किस लहजे में जवाब देंगे। ये भारत के प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव है, ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता। मनमोहन सिंह जी बहुत बढ़िया इकोनॉमिस्ट होंगे, बहुत इंटेलेक्चुअल थे, लेकिन as a person he oversaw massive corruption in his government. So did the press conferences make good those corruption scandals? No. So press conferences कोई मापदंड नहीं है किसी डेमोक्रेसी के लिए। गुड गवर्नेंस शुड बी द मापदंड। उसी तरीके से अगर नरेंद्र मोदी अच्छी गवर्नेंस और अच्छे रिफॉर्म्स डिलीवर कर देते हैं लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, तो आई वुड एनी डे प्रेफर अ नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ओवर अ मनमोहन सिंह गवर्नमेंट। प्रेस कॉन्फ्रेंस देना ना देना is not, and Modi knows communication better with anyone else, because social media का communication game बहुत बढ़िया रहा है, except for last few months जब उन्होंने थोड़ा बहुत changes करेंगे Instagram को लेके। So this ये opposition का बहुत गंदा talking point है, so I do not want to opposition की तो बात ही मत करें, वो तो जी भर के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हर हफ्ते में करते थे। वहां पे तो राष्ट्रपति भवन रेंट पे भी दिया गया था एक शो होस्ट करने के लिए। वो तो वहां पे तो अलग ही लेवल का क्रोनिज्म चलता था, सारे फ्लाइट्स पे जाते थे, सब कुछ सर्व होता था। अब वो सारे पर्क्स बंद हो चुके हैं मीडिया वालों के, ठीक है। तो अब वो लोगों को हर्ट होता है कि अब हम एयर इंडिया वन पे बैठ के नहीं जा सकते प्रधानमंत्री के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट विद गुड फूड एंड लिकर थ्रू आउट द ट्रिप, वो बंद हो गया। So those perks have been withdrawn, no? तो उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं चुकते, उनको ये पर्क्स चुकते हैं। आज उनको ये पर्क्स देते हैं, उनको घंटा प्रेस कॉन्फ्रेंस की पड़ेगी। मैं सर्जियो गौर की स्टेटमेंट के रीजन के पीछे, नवरू आप बोले हैं, उससे पहले एक कमेंट बोलना चाहूंगा कि भाई वाई शुड ये अब डेमोक्रेसी का टेस्ट बनाते हैं कि सवाल जो प्रेस में पूछा जाए उसका जवाब दिया जाए। मेरे हिसाब से भारत के बाहर जो मीडिया है वो सिर्फ उन देशों का एजेंडा चलाती है। वाई शुड द प्राइम मिनिस्टर आंसर क्वेश्चन जो उनका एजेंडा, जैसे फॉरेन मिनिस्टर को पूछते थे कि आप रशिया से तेल क्यों लेते हैं, जिसका उन्होंने जवाब दिया कि आप एक दोपहर में उतना एनर्जी लेते हो, गैस लेते हो, जितना हम एक साल में लेते हैं। उस समय सच था, फिर बाद में तो चीज़ें अलग हो गई। तो वो ये कभी नहीं कहते इंडिया वॉर फंड कर रही है, ये कभी नहीं कहते थे वो कि भाई यूरोप ही रशिया से ले लेके एनर्जी, यूरोप के रशिया की वॉर फंड कर रहा है। तो वो तो एक सेटअप है। वाई शुड द इंडियन प्राइम मिनिस्टर आंसर दो सेटअप क्वेश्चंस, क्योंकि वो पूरा वेस्टर्न एजेंडा है कि इंडिया को दबाना है, इंडिया को सवाल उठाने हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल, वॉशिंगटन पोस्ट के आर्टिकल, फिर वो भारत की पॉलिटिक्स में, क्योंकि हमारे में अभी भी एक हीन भावना है, बहुत लोगों में हीन भावना है कि वेस्टर्न मीडिया ने लिख दिया तो उसको आप गॉस्पेल ट्रुथ मान के बोल देते। अब तो कम हुआ है, यूट्यूब के से नवरू पढ़ पढ़ के उसको एक्सपोज कर चुके हैं, तो कम हुआ है। बट फिर भी नवरू, मेरे ओपिनियन में काफ़ी लोग आज भी विदेशी मीडिया को बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक मान लेते हैं, ये भूल जाते हैं उसके पीछे एजेंडा क्या है। तो प्रधानमंत्री को मेरे अनुसार तो करना भी नहीं चाहिए इफ ही डजंट वांट टू डू इट। इंडिया के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस यू कैन स्टिल से इज डिफरेंट, आउटसाइड इंडिया इज अ डिफरेंट कैटेगरी एज पर मी। आपका क्या व्यू है इस पे, और फिर सरजी गौर ने क्यों बोला है जो विपक्ष का मेन टॉकिंग पॉइंट? देखो, ऐसी बात नहीं है कि प्रधानमंत्री कॉन्स्टिट्यूंसी से इंटरैक्ट नहीं करते हैं। जब किसान आंदोलन था, उन्होंने किसान नेताओं के डेलीगेशन से डायरेक्टली बात करी, 7 RCR पे बुलाया। जब महिला रेसलर का था तो तब उन्होंने बात करी। जब कोई भी बड़ा कानून सरकार लाना चाहती है, सरकार सारे स्टेक होल्डर से बातचीत करती है। अब जैसे आज FCRA सरकार ने JPC में डाला है, JPC में क्यों डाला है? ताकि पूरे स्टेक होल्डर से सबसे बातचीत हो जाए। क्या होम मिनिस्टर अमित शाह से चर्च की डेलीगेशन विजिट करने नहीं आया था? क्या वो सजेशन देने या बात करने नहीं आए थे? क्या नॉर्थ ईस्ट के चीफ मिनिस्टर्स उनसे बात करने नहीं आए थे? या जब डिलिमिटेशन की बात हो रही है तो क्या DMK से लेकर सदर्न स्टेट उनसे क्या सरकार से संपर्क में नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? तो क्या मतलब आप ये चीज समझिए कि जब भारत सरकार कोई नीतिगत फैसला लाती है तो उस नीतिगत फैसले के लिए भारत सरकार विचार विमर्श करती है, कानून लाती है, उसके संसद में जाता है, वहां डिबेट होता है। प्रधानमंत्री अपने लेवल पे स्टेक होल्डर से करते हैं, वेरियस राज्य मंत्री अपने स्टेक होल्डर से करते हैं, यहाँ तक कि COMs है,
सब कमिटीज हैं, नीति आयोग है, इस पूरा इंस्टीट्यूशन, इंडिया एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी है। हम कोई हीरो वर्शिपिंग स्टेट नहीं है जहाँ पे एक प्रधान सब कुछ डिसाइड करता है। वहां पे डेलीगेटेड अथॉरिटी है, जैसे एजुकेशन मिनिस्टर एजुकेशन के अलग अलग वाइस चांसलर से बातचीत करेगा, क्या क्या एजुकेशन पॉलिसी आनी चाहिए उसकी बात होगी। इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जैसे अश्विनी वैष्णव ने मेटा को लेके पूरा आड़े हाथों लिया कि तुम्हारा एल्गोरिदम क्या चल रहा था, तो दैट प्राइम मिनिस्टर विल नॉट डिसाइड, that is the job of the minister to do. So the government will talk to every stakeholder and do it. अब वो कंसल्टेशन सरकार को कैसे करना है, कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए करना है, कि जीओएम्स के जरिए करना है, कि प्राइवेट मीटिंग्स के जरिए करना है, या पॉलिटिकल कंसल्टेशन के जरिए करना, दैट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द गवर्नमेंट। संविधान में ये कहीं नहीं लिखा है कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। संविधान में लिखा है कि आपको अगर आपका बहुमत है, आपको सिद्ध किया, तो आपको संविधान की मूल भावना के अनुसार गवर्न करना है। दैट इज इट, यू हैव टू फॉलो द। और अगर जनता को लगता है कि गलत कर रहे हैं, हमें एड्रेस नहीं कर रहे हैं, तो वोट आउट कर देगी ना यार। करेक्ट, दैट इज द अल्टीमेट टेस्ट इन द डेमोक्रेसी। जैसे सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं अल्टीमेट टेस्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली और पार्लियामेंट, द अल्टीमेट टेस्ट ऑफ अ डेमोक्रेसी इज अल्टीमेटली ऑन द बैलेट। वोट देम आउट, स्ट्रीट से नहीं होता है। सो ये तो रहा इसका बात। दूसरी बात आती है यार, सर्गियो गौर कह रहा है कि आई थिंक दिस वाज अ डेलिबरेट फॉक्स पास। ठीक है, ये बताना प्रिविलेज कम्युनिकेशन कि भारत की एमईए कहता है कि हमें प्रेस कॉन्फ्रेंसेज नहीं चाहिए, और ट्रम्प भूल जाता है और 45 मिनट का पूरा Q&A सेशन शुरू करवा देता है G7 मीटिंग पे। ये हवा देना है कि देखो आपका प्रधानमंत्री जो है ऐसे ऐसे बातें, बट ये क्यों, आई लास्ट क्यों ये सडन इनडिस्क्रेशन क्यों हो रहा है। देखो, चाहे वो आपके सीजीपी के लोगों का राजस्थान में जाके हुड़दंग मचाना हो, भागना हो, चाहे आपके आंदोलन हो, चाहे आपका कहते हैं आपका ये जो अभी सीजीपी ने फिर दोबारा बुलाया कि हमारी एफआईआर वापस नहीं लिए तो हम सबसे काम करेंगे, और आप प्रधानमंत्री का बोला कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं अटेंड करते हैं। ये सारे मुद्दे ना, ये सौरभ दास, प्रियंका, दीप के, कांग्रेस पार्टी सब उठाओ, राहुल गांधी सब उठा चुके। ये इसको हवा देने का सर्गियो गौर का मतलब क्या है? दो इंपॉर्टेंट मीटिंग्स चल रही। एक, आपके एनएसए डोवल चाइना जा रहे, which is a huge visit. Why? After 2020, first time, President Xi Jinping will be visiting India for the BRICS summit on September 12 and 13. 5 साल के बाद जाके चीनी राष्ट्रपति इंडिया आ रहा है। ठीक है, उस टाइम पे जब दुनिया एक ग्लोबल रीसेट और एक ग्लोबल कियोस्क पे और कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ रही है और खड़ी है। ठीक है, यहाँ पे सारी ताकतें आपस में लड़ पड़े हैं, वर्चुअली लड़ाई चल रही है। कोई डॉलर की लड़ाई लड़ रहा है, तो कोई तेल की लड़ाई लड़ रहा है, तो कोई हॉर्मुज की लड़ाई लड़ रहा है, कोई यूक्रेन की लड़ाई लड़ रहा है। ठीक है, उस सिचुएशन में जब ट्रेड पे टैरिफ लग रहे और हंगामा मचा हुआ है, पूरे वर्ल्ड में एनर्जी क्राइसिस सब ड्रामा है, you have the president of China about to visit India, which where NSA Doval is going there to address that कि क्या एजेंडा हो सकता है, what could be discussed at the BRICS summit, and what could be the final declaration, what could come out of it. At the same time, और ये मामूली एजेंडा नहीं है ब्रिक्स का, जैसे मैं बताऊंगा तो उसमें बहुत सारी ब्रिक्स पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम है, इंटरलिंकिंग ऑफ CBDC, जो सीधा डॉलर पे हमला करता है, डॉलर की जो पाइपलाइन थी उस पर हमला हुआ है। सिमिलरली MEA जयशंकर इसी के साथ पैरेलल में एक विजिट में रशिया जा रहे हैं क्रेमलिन से बात करने के लिए। ठीक है, क्योंकि पुतिन भी इंडिया आ रहे हैं ब्रिक्स समिट। NSA चाइना एंड FM रशिया, very interesting. Very interesting. So now you see the two biggest blocks in the Asian continent of BRICS, RIC, which is the core of the whole BRICS summit block. So you have the foreign minister in Moscow, you have the NSA in Beijing, right? And then you have the Iranians confirmed that Pezeshkian, who is the president of Iran, will also be traveling to New Delhi for the summit. Okay. So now you have the RIC, basically Russia, Iran, and China, travel to New Delhi in next 15-20 days. Okay, for a summit in New Delhi, leadership summit, जहाँ पे साउथ अफ्रीका भी होगा, जिससे ट्रम्प की बहुत बड़ी किलस थी। साउथ अफ्रीका ने तो इसराइल को
वॉर क्राइम्स में घसीट के ले गया था। ब्राजील होगा जो लूला डिसिल्वा, जो जिनके साथ ट्रम्प की वैसे नहीं बनती है, क्योंकि ट्रम्प तो बोल्सोनारो को सपोर्ट करता था। तो ये सारा को पूरा उम्बा जो मिलेगा यहाँ पे दिल्ली में, तो सर्गियो गोर वांट्स टू front run the agenda of that summit and also maintain on identify and probably put forward start this mischief and put forward to say look, these are our red lines, please इसको जरा ध्यान रखिएगा, कोई ऐसा काम मत अनाउंस किएगा, कर दिएगा या कुछ ऐसा काम, ठीक है। ये इनका सकल तरीका होता है मैसेज कन्वे कराने का। और उसके दौरान में ये भी डिक्लेयर हो गया कि अक्टूबर में मार्को रूबियो इंडिया आ रहा है, क्योंकि कहीं बात ये भी चली है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप को रिपब्लिक डे पे बुलाया जाएगा इंडिया के, ठीक है। अगर ट्रेड डील साइन करनी है मिड टर्म्स के बाद, तो जनवरी का आइडियल टाइम रहेगा, क्योंकि उसको पॉम्पेंस को पसंद है ना, टैंक घूमेंगे, उसको चीजें बड़ी अच्छी लगती है, मिलिट्री परेड, हवाई जहाज घूमेंगे, ठीक है। ही लव्स द ग्रैंडूर, ठीक है। ही लव्स कोई उसे फ्लैटर करे, कोई उसको बोले, ठीक है, ओह ही इज एन अमेजिंग पर्सन, ठीक है। सो ही इज दैट काइंड ऑफ अ लीडर हु लव्स फ्लाइट, and when he will be far under Democrats and you get a good deal done at that time, if that happens, we don't know. So I have heard Marco Rubio is likely to coming in October, and likelihood कि उसी दौरान जनवरी में जब ट्रंप यहाँ पे हो रहे क्वाड समिट भी हो जाए, इसमें क्वाड लीडर्स भी इंडिया होंगे, राइट। तो you will have a state visit of Donald Trump along with the quad summit, but उससे पहले ये ब्रिक्स विजिट, ये ब्रिक्स समिट क्वाड से भी ज्यादा महत्वकारी है। क्यों? क्योंकि हमारे आरबीआई के जो गवर्नर है संजय मल्होत्रा, उन्होंने बोल दिया कि वक्त आ गया है कि हम सारे के सारे ब्रिक्स कंट्रीज अपनी करेंसीज को, डिजिटल करेंसी को इंटरलिंक कर दें थ्रू अ पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम, जहां से हम आपस में अपना ट्रेड सेटलमेंट कर सके ऑन अ प्लेटफॉर्म विच अमेरिका कैन नॉट सैंक्शन एंड कैन नॉट स्टॉप। नवरू, मैं इसी पे आना चाहता हूँ ब्रिक्स पे, और साथ ही साथ फिर सर्जियो गोर की स्टेटमेंट को भी हम एक तरह से अंडर करंट में प्ले कर ही रहे हैं उसको, पर उसकी मैं कंक्लूजन पे भी आऊँगा आपसे। बट कितना वायबल है? इंडिया रशिया के रिश्ते तो चलो अच्छे हैं, शुरू से ही अच्छे हैं, उस पर भी बोरिस जॉनसन ने कुछ बोला, उस पर भी आता हूँ मैं। बट इंडिया चाइना के रिश्ते कभी भी अच्छे नहीं रहे। मैं ऐसा क्यों कहता हूँ? 62 में जंग हो चुकी है, 47 to 62 इज हार्डली एनी टाइम। उससे पहले हिंदी चीनी भाई भाई, उसके बाद जितनी मर्जी कम्युनिस्ट पार्टी हो, माओ के भक्तों के वो एक पूरा एक विचारधारा चली है, बट इंडिया को एट अ स्ट्रेटेजिक लेवल अवेयरनेस तो हो गई थी ना, उसके बाद भी हुई, अभी गलवान भी रिसेंटली हुआ है। तो इट्स नॉट अ इंडिया यूएस कनाडा टाइप ऑफ रिलेशनशिप, कभी लड़ाई नहीं हुई पिछले 100 साल में, है ना। वहां पे हाउ वायबल डू यू थिंक इज दिस ऑप्शन ऑफ पेमेंट सिस्टम? क्योंकि कहा जाता है उस पर चाइना का पेमेंट सिस्टम है अभी तक, तो सेटलमेंट सिस्टम। हाउ वायबल डू यू थिंक इट इज फॉर भारत टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, एंड हाउ नेसेसरी ऑल्सो डू यू थिंक इट इज? प्लीज आंसर बोथ। Okay. It is very viable because this will be a BRICS-based settlement system and this will not be China's KIPS. That is a different thing. China को जो KIPS है वो BRI में deployed है 62 countries में. 62 countries have already China का EU1 and KIPS का payment settlement system deployed है. This will be BRICS पे, जिसपे भारत और चीन अपनी अपनी करेंसीज में ट्रेड कर सकेंगे, भारत और रशिया अपनी अपनी करेंसी में ट्रेड कर सकेंगे, भारत और ईरान कर सकेगा, रशिया और ईरान कर सकेगा, भारत और यूएई कर सकेगा, भारत और साउथ अफ्रीका, भारत और ब्राजील, ब्राजील और रशिया, ब्राजील ईरान, ये सारे देश ब्रिक्स के आपस में एक पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम पे करेंगे, जो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको अमेरिका ना देख सकता है, ना सैंक्शन कर सकता है उस ट्रेड को, ना उसको पता लगेगा कि क्या हो रहा है। एंड दैट the secrecy, or I would say the ability of these countries to trade outside the dollar and settle in respective bilateral trading pacts or a multilateral regional bloc pact will be a huge thing, और ये बन के तैयार है।
दिल्मा रूसफ की जो ये पूरी टेक्नोलॉजी के जो बेस पे जो पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम बना है, व्हाट इज द पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम? इट इज लाइक अ मैसेजिंग सिस्टम कि मैंने इतना पेमेंट भेजा, वहां उतना पेमेंट का सेटलमेंट हुआ, राइट? स्विफ्ट जो आज का जो पूरा नेटवर्क है भारत का बैंक्स का, जो हम यूज करते हैं, आप मैं सब यूज करते हैं, वो चलता है स्विफ्ट पे। वो है यूएस द्वारा न्यूयॉर्क से चलाया हुआ गया सिस्टम। इसीलिए अमेरिका किसी पे भी सैंक्शन लगाता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें डिस्कनेक्ट कर दूंगा, जैसे उसने वेनेजुएला को किया, जैसे उसने ईरान को किया, और जैसे उसने रशिया को भी किया। रशिया के पास अपना पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम है मीर, तो इसलिए उसको वो रोक नहीं पाया। चाइना ने अपना डेवलप कर लिया किप्स अपने बीआरआई ट्रेड के लिए, कि कल को मुझे इंसुलेट करना है अपने ट्रेड को, कि चाहे कि अमेरिका मेरा ट्रेड ना रोक सके, तो मेरे पास किप्स होना चाहिए और मेरी डिजिटल करेंसी होनी चाहिए। ब्रिक्स के बाद अब डिजिटल करेंसी भी बन गई है और पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम भी बन गया है। इंडिया की अपनी डिजिटल करेंसी यूपी भी तैयार हो गया। तो जब ये सब ये पूरा सिस्टम एक तैयार है, आपको खाली उसको इंटरऑपरेबिलिटी लिंक करना है, तो ये वाइबल है। बिकॉज हम चाइना के सिस्टम पे नहीं जाएंगे, हम इनके एक कॉमन प्लेटफॉर्म के सिस्टम पे ट्रेड करेंगे, जिसमें सारी कंट्रीज करेंगे। बट क्या ये जरूरी है? 100% जरूरी है, क्योंकि जो यूएस जो करने जा रहा है, जो स्कॉट बेसेंट ने जो कल ऐलान किया कि हम डी डे के तौर पे आज शाम को स्कॉट बेसेंट एक वाइड सैंक्शन पैकेज अनाउंस करने वाला है। एनीवन हू ट्रेड्स विद ईरान, नॉट ऑयल बट एनीथिंग विद ईरान विल बी सैंक्शनड, एनी बैंक, एनी कॉर्पोरेट एंटिटी। मतलब ये तो गुंडागर्दी है कि मैं जो बोलूंगा, मेरा माना हुआ कानून है, तुम लोग आपस में ट्रेड नहीं कर सकते। ये कहां का नियम है? तो उस चीज को बाईपास करने के लिए, और इस चीज का तमाशा ब्रिक्स में ये बात कहां से आई कि हमें ये बनाना है? ये चालू हुआ 2022 में, जब इन्होंने रशिया के यूरो डॉलर के रिजर्व फ्रीज करे, $600 बिलियन के। पहली बार हुआ कि किसी P5 नेशन के अमेरिका ने यूरो डॉलर के न्यूट्रल रिजर्व 600 बिलियन के फ्रीज कर दिए। रातों रात आपके हाथ से आपका फॉरेन एक्सचेंज फ्रीज कर दिया गया, उस देश का दिवाला पिट सकता था। तो रशिया ने अब, इफ यू कुड डू दिस टू रशिया, दे कैन डू दिस टू चाइना, दे कैन डू दिस टू इंडिया। वेनेजुएला का गोल्ड लेके जा रहे हैं न्यूट्रल कंट्री से यूएस। यस, सो आप बेसिकली तो वापस एक कॉलोनियल पावर बन रहे हैं। एग्जैक्टली, औपचारिक वे की जगह औपचारिक वे में। बिल्कुल। तो आप जो हरकतें कर रहे हो, चाहे वो वेनेजुएला का गोल्ड वाया बैंक ऑफ इंग्लैंड हथियाना हो यूएस ट्रेजरी के अंदर, चाहे वो रशिया के रिजर्व फ्रीज करने हो, चाहे वो कहा हम ईरान पे सैंक्शन लगा के बिल्कुल सत्यानाश तबाह कर देंगे तुम्हारे लिए, ठीक है, जो आज वो शाम को अनाउंस करने वाले हैं। चाइना का स्टेटमेंट आ गया। चाइना ने क्या बोला? चाइना ने बोला कि हम ये पहली बात तो हम आपको यूनिलैटरल सैंक्शन नहीं मानेंगे, एंड अगर हमारे पे इंपैक्ट आएगा तो हम रेसिप्रोकेट करेंगे, क्योंकि द बिगेस्ट ट्रेडर और बिगेस्ट ट्रेड जो ईरान का है वो चाइना के साथ है। खाली ऑयल नहीं है, गैस, कमोडिटीज, ये वो सारा कुछ चाइना बहुत कुछ ट्रेड करता है। Are they still going ahead with that? क्योंकि कहा गया था कि इंडिया चाइना इफेक्ट होंगे, तो मुझे कई बारी मेरे ऑडियंस बोलती है भाई आप हर चीज इंडिया से जोड़ देते हो, जबकि वो कर चाइना पे रहा है। मैंने कहा भाई मैं इंडियन हूँ, तो आई फील लाइक इंडियन। वो नवरूप का काम है कि जियो पॉलिटिकल एनालिसिस करे। भाई मैं तो भारतीय हूँ, मुझे तो भारत का समझ आता है कि हमारे पे बम्बू बजा रहा है या नहीं बम्बू बजा रहा। अब उसको कॉन्टेक्ट, पर्सपेक्टिव, ये सब करने के लिए आपसे पूछे लोग, और आपकी जिम्मेवारी है, आप वो इंटेलेक्चुअल बनिए। मैं तो देसी आदमी हूँ भैया, ठीक है। सो मैंने तो अपने सर से उतार दिया, मुझे तो पसंद नहीं आता तो नहीं पसंद आता। बट अब मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि अगर ये फॉरवर्ड करते हैं तो चाइना क्या से रिएक्ट करेगा। और दूसरा, जो आपने ब्रिक्स कंट्री की बात की, तो ये पेमेंट सिस्टम, डज इट नेसेसरली मीन it is going to be de-dollarization also? It will affect the standing of dollar also. Will that not be a necessary corollary of you having your own payment system? Okay, so very interesting. आपने बोला कि क्या ये de-dollarization है? I have another thing to tell you. De-dollarization हम नहीं कर रहे हैं, de-dollarization अमेरिका खुद कर रहा है, ठीक है। That is the ironical part of it. Very You're saying it in a mocking way or in a serious way? Policy way में ये 2000
2024 के नवंबर के स्टीफन मिरान, who was the chief economic advisor of President Trump before he became the CA, and who's now part of the Federal Reserve Board of Governors, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव है वहां पे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का, अपॉइंट किया था उसको. He in his paper of restructuring said that the reserve status of dollar as a reserve currency is a curse for America. It has deindustrialized America. Why? Because if America has to maintain dollar, it has to run trade deficits. And if it keeps on running trade deficit, it will become a less industrialized and a more debtor and indebted nation. If America has to become an industrialized nation, it has to stop deficits. But if it stops deficits, the dollar breaks. So either it can save the dollar or it can industrialize. And the choice now has been made by America that it wants to industrialize. It doesn't care for dollar anymore. The dollar is going to be devalued like crazy. People are going to lose their money in very soon. And they're not going to realize what hit them, what is coming for them. And the blueprint मैं नहीं, Scott Bessent वॉशिंगटन पोस्ट में लिख के बोल रहा है कि हम हैमिल्टन का इकोनॉमिक ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं 1870 से लेके 1913 वाला. वो ऑर्डर खत्म हो चुका है. जहां बैठे थे, जहां डॉलर रिजर्व करेंसी थी, दैट इज गोइंग डाउन. So यूएस का इंटरेस्ट नहीं है डॉलर को रिजर्व करेंसी रखने में, क्योंकि उनके हिसाब से वो बाधा है उनके इंडस्ट्रियलाइजेशन की. और यूएस इंडस्ट्रियलाइजेशन भी ऐसा था. करेक्ट. देखो आप समझो, यूएस में क्या हुआ, आप वंस यू डीपेक्ट द डॉलर फ्रॉम गोल्ड और आप उस पे ले आए, उसको ऑयल पे ले आए, देन यू हैड टू, आप कोई तेल बेच रहा है तो वो उससे यूएस ट्रेजरी खरीद रहा है. इंटरेस्ट रेट लो होते गए, लोग लोन लेते गए. यूएस बिकेम अ फाइनेंशियलाइज्ड एम्पायर. ठीक है, बट इट लॉस्ट द मैन्युफैक्चरिंग. It lost waves of manufacturing to Japan, to Germany, then to China, then to Taiwan, then to Vietnam, and now they realize हम तो खाली हो चुके हैं अंदर से, कुछ है ही नहीं हमारा बेस. Because you are saying that cheap dollar made it uneconomical to have industries, because inflation भी तो cheap dollar से आएगी ना. वो जो पूरा असर पड़ा है कि इतने मिनिमम वेज रखने पड़ेंगे क्योंकि लोगों को रेंट के लिए इतना देना पड़ेगा, लोगों को खाने के लिए इतना देना पड़ेगा. तो वो पूरा जो डॉलर रिजर्व करेंसी बनाने में जो बहुत मिलिट्री पावर दी, और 100 साल चलाया भी इनका, 150 साल इनका अच्छा टाइम भी रहा. क्योंकि आई वाज रीडिंग कि कहाँ 1870s 80s में वो ब्रिटिश एम्पायर के बराबर पहुंचना शुरू हो गए थे, आउटपुट एंड ऑल दैट स्टफ, लेट 1800s में. तो वो अब वापस अगर उनको इंडस्ट्रियलाइज करना है तो वो उनको डॉलर को हटाना पड़ेगा वर्ल्ड करेंसी. दोनों नहीं हो सकते कि डॉलर रखते हुए भी आप कर लो इंडस्ट्रियलाइजेशन. I will give you an example. Let's say if US को अगर बॉन्ड यील्ड, US को अगर इंटरेस्ट रेट कम रखने हैं तो यानी अदर कंट्रीज को ट्रेड सरप्लस करना पड़ेगा, राइट? कौन यूएस की ट्रेजरी खरीदता है? यू नो, कंट्रीज हु अर्न सरप्लस, जैसे मिडिल ईस्ट वाले, इंडिया, चाइना, जापान, जो मैन्युफैक्चर करते हैं गुड्स, जो यूएस को बेचते हैं, यूएस से पैसा कमाते हैं और उसके कुछ परसेंटेज यूएस ट्रेजरी में लगाते हैं. ये है ना अंडरस्टैंडिंग ग्लोबल सिस्टम के पिछले 40-50 साल से. अगर ये ट्रेड सरप्लसेस खत्म हो जाए, अगर टैरिफ्स लग के डेफिसिट बराबर हो जाए, ट्रेड बैलेंस हो गया, तो ये सरप्लस नहीं बचेगा. अगर सरप्लस नहीं बचेगा तो ये कंट्रीज ट्रेजरी नहीं खरीदेंगी, और अगर ये कंट्रीज ने ट्रेजरी नहीं खरीदी तो यूएस के इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाने चालू हो जाएंगे. एंड यूएस का जो फाइनेंशियल जो पूरा का पूरा जो मॉर्गेज और पूरा सिस्टम, जो फाइनेंशियल एम्पायर जो उन्होंने पूरा का पूरा बना के रखा हुआ है, दैट फाइनेंशियल सिस्टम would begin to collapse. The dollar would break. So my friend, यहाँ दिक्कत यहाँ पे ये हो रही है कि you are facing a situation where a administration wants to take you back to 1870s, 1880s. They are no more interested. The dollar will remain a dominant currency for trade. The dollar will not be the only dollar will remain the reserve currency, but it will not be the only currency. So what we are moving towards a new monetary system
where gold will make a comeback, where commodities will make a comeback, where bilateral agreements will be there, why CBDCs will be there, why stable coins will be there. पूरी की पूरी न्यू मॉनेटरी सिस्टम की हायरार्की है जो तैयार हो चुकी है, इसका पूरा ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है, जो इम्प्लीमेंटेशन चालू हो चुका है ऑलरेडी. Which is why you see countries like India, Russia, China about कि हमें पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम बनाना, we want to de-risk the America. Which is why यूरोपियन यूनियन कह रहा मुझे यूएस के स्टेबल कॉइन्स नहीं चाहिए, मुझे अपना डिजिटल करेंसी लेके आनी है. Why are these countries, these blocks wanting to firewall themselves? क्यों ये लोग ट्रेजरी बेच के गोल्ड ले रहे हैं जो 3 साल में इन्होंने एक्यूमुलेशन किया, बहुत भयंकर, इंडिया से लेकर सबने एक्यूमुलेशन किया गोल्ड का. क्यों ये लोग डिजिटल करेंसीज अपने अपनी बना रहे हैं, क्यों ये पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम बना रहे हैं? तो दे अंडरस्टैंड कि वो कंसेंसस जो 50-60 साल चला वो ब्रेक हो चुका है. तो नवरूप, जब एक टाइम पे गद्दाफी ने कोशिश की थी कि डॉलर पे नहीं करूं मैं, राइट, या बाकी देशों ने करी, तो वो पूरे के पूरे रेजिम चेंज हो गए. बट यहाँ पे अब 2 फैक्टर्स मैं देख रहा हूँ. एक कि यूएस का माइंड चेंज हुआ है गद्दाफी की टाइम से, इज दैट फेयर टू से? एंड सेकंड, साइज ऑफ द, इफ यू वांट टू एड्रेस दैट फर्स्ट, देन आई कम टू द सेकंड पार्ट. ओके, देखो, गद्दाफी के टाइम पे या जब 2007-8 में जब जीएफसी आया था, यूएस का डेट था $10 ट्रिलियन का. आज कितने का है? $40 ट्रिलियन. यूएस की फेडरल रिजर्व की बैलेंस शीट थी कितने की? $2 ट्रिलियन. आज कितनी है? $7 to 8 ट्रिलियन. ठीक है. So you have expanded so much, you have so much of debt that you simply cannot manage it. So either तो इसीलिए इनको कुछ आउट ऑफ द ब्लू करना पड़ेगा. यूएस कैन नॉट गो ऑन ऑस्टेरिटी, टैक्स इंक्रीजेस, और उनका रिवोल्ट हो जाए. ठीक है. तो उनको कोई ऐसी रेवोल्यूशनरी स्कीम लानी पड़ेगी टू हैंडल दिस क्राइसिस. अब ये जो लड़ाइयां जो चल रही है ना, वेनेजुएला से लेके ईरान से लेके यूक्रेन से, ये प्रेशर टैक्टिक है फॉर अ नेगोशिएटेड सेटलमेंट विद द मेजर पावर्स दैट प्लीज अलाउ मी टू रीसेट माय सिस्टम पीसफुली. अदरवाइज आई विल क्रिएट सो मच ऑफ chaos दैट मैं तो जाऊंगा सबको साथ लेके जाऊंगा. बाकी दुनिया कह रही देखो जो करना है कर, हम अपने आप को सिक्योर कर रहे हैं. तो वही, अब सिक्योर पे आता हूँ. एक तो गद्दाफी टाइम पे ये था कि अपने बोला 7 to 40 माइंडसेट यूएस में चेंज. दूसरा ये भी है, गद्दाफी वाज अ सोलो प्लेयर. ब्रिक्स, अब जो पीपीपी शेयर है 44% है वर्ल्ड के टोटल इकोनॉमिक आउटपुट का. ये सिर्फ जो इनिशियल कंट्रीज की बात कर रहा हूँ मैं, चाइना, इंडिया, रशिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका. और जीडीपी का बोल रहे हैं 32% ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी है. G7 से कम है, बट 30 to 1/3 ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी तो जीडीपी टर्म्स में है. और पीपीपी टर्म्स में 50% ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी है और 56% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है. तो इट्स सच ए ह्यूज ब्लॉक कि जैसे मैं बोला, चाइना इंडिया का, ब्राजील इंडिया का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्राजील का बाकी किसी देश से नहीं है, साउथ अफ्रीका का नहीं है, रशिया अर्स्टवाइल छोड़ दो, आज रशिया का, खैर आई एम नॉट अ स्कॉलर ऑफ रशिया सो आई डोंट नो उनका ब्राजील से क्या है, बट रशिया इंडिया का तो नहीं है. ठीक है. सिर्फ एक चाइना ही है ना जो एक्सपेंशनिस्ट फोर्स है, जिसके साथ आई डोंट नो बाकी देशों का क्या है. इंडिया का तो है ही है इश्यूज. और फिर इनका एक लैंड मास भी है, जोग्राफी भी है, इनके नेचुरल एंशंट रूट्स भी हैं. सो अगर ये करेंसी पे करते हैं, ट्रस्ट बट वेरीफाई वाले मॉडल पे जाते हैं, और चाइना का टेक्नोलॉजी उसका बेस लाइन नहीं बनाते या ऐसी कोई पावर नहीं देते, एंड टेक्नोलॉजी इज वेरी इजी, इट्स अ ओल्ड टेक्नोलॉजी. सो यू थिंक देन दिस साइज creates a new euro or euro plus plus, it creates a euro plus NATO in a sense कि ऐसा ब्लॉक बन जाता है. No, it will not be like euro because euro is a common currency. Okay. It will create, वहाँ पे sovereignty pool हो रही है, common sovereignty है, one visa you can go anywhere. ठीक है. It will, here what is it? It is saying मैं एक सिस्टम आपको चालू करके दे रहा हूँ, कोई भी मेरे इस ग्रुप का मेंबर कोई भी इस सिस्टम को ऑन करके अपना ट्रेड से अपने पैसे भेज सकता है. बस दैट इज इट. पर इस बस में यूएस की सैंक्शन पावर ही खत्म हो जाएगी करेंसी पे. एग्जैक्टली. द
The US will have no way to look into this कि कौन ट्रेड कर रहा है, कितना ट्रेड हो रहा है, और मैं उसकी सैंक्शन की पावर, if the superpower loses its ability to enforce its will on the trade and sanction, मतलब उसका जो कहते हैं इकबाल खत्म हो गया भाई. The trust is gone. What is dollar? If you are buying dollar, you are buying because you trust the sovereign power of the United States of America कि वो ऑनर करेगा अपना प्रॉमिस. जब वो खुद ही ऑनर नहीं करना चाह रहे हैं डॉलर को, वो खुद ही चाहते हैं बर्बाद करना, उसे अपना को इंडस्ट्रियलाइज करना चाहते हैं, वो खुद ही मतलब वो खुद नहीं ये काम करना चाहते, तो हम इट इज इवन मोर इम्पेरेटिव कि इंडिया, रशिया, चाइना, ब्राजील जैसी कंट्रीज ये और जल्दी से मूव करे और अपने आप को सिक्योर करे, अपने आप को इंश्योर करे, क्योंकि आने वाले सालों में ये पॉलिसीज इंप्लीमेंट होकर तमाशे होने वाले हैं. अमेरिका हैज सिग्नल्ड द पोस्ट वॉर ऑर्डर ऑफ 1945 इज ओवर. अब मैं अगर ये सारा जो आपने बैकग्राउंड दिया इसमें ऑन दिस टॉपिक आई वांट टू एंड विद सरजी गौर ने क्यों बोला और ये क्यों इनसाइड डिटेल दी और क्यों ऑपोजिशन वाली बात बोली. अब इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप इसको कंक्लूड करें तो सर्जियो गौर ने इसलिए बोला कि देखो भारत एक लौता ऐसा देश है जो थोड़ा सा न्यूट्रल है व्हेन इट कम्स टू अमेरिका इन ब्रिक्स. साउथ अफ्रीका की पटती नहीं है बिल्कुल भी यूएस के साथ. ब्राजील लेफ्टिस्ट है पूरा का पूरा. रशिया, चाइना नॉन बेटर है, कोई कोई है नहीं. तो इंडिया इज द ओनली मेजर कंट्री, ठीक है, जो न्यूट्रल है. इस पे अमेरिका सोचता है कि वो थोड़ी इन्फ्लुएंस लगा सकता है उस प्रोजेक्ट को डिले करने के लिए कि भाई आप पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम अनाउंस मत करो अपने यहाँ, इसको 1 साल के लिए और टाल दो, उसको पीछे कर दो, लेट द नेक्स्ट वन डिलेट. मतलब यूएस डजंट वांट कि आप ये अनाउंसमेंट्स करो, आप ये चीजें करो, और द मोमेंट यू डू इट यू विल फाइंड मेनी कंट्रीज हु doing this and come and try to de-risk American hegemony, जैसे उन्होंने कनाडा के साथ किया. ठीक है, कनाडा के साथ जो आपने हरकत करी यूएस ने पिछले 48 घंटों में, दैट वाज रियली क्रेजी. तो सर्गियो गौर का ये कहना बेसिकली एंड बात पे यही है दैट प्लीज डू नॉट इंप्लीमेंट व्हाट यू हैव डिसाइडेड और पोस्टपोन इट. क्या वो पोस्टपोन होगा? क्योंकि एक लॉजिकल माइंड मेरा ये कहता है कि भारत सरकार आइडियली इसको इंप्लीमेंट नहीं करेगी पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम को जब तक ट्रंप की मिड टर्म्स नहीं हो जाती. करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ट्रंप मिड टर्म से कमजोर हो रहेगा, यूएस आपस में लड़ पड़ेंगे, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन आपस में इंपीचमेंट मोशन ड्रामा चालू हो रहेगा. फिर अगले साल जो होस्ट होगा ब्रिक्स का उसको अनाउंस करने अपने सर पे तुम मत, ठीक है. लेकिन प्रॉब्लम ये भी आती है कि आप कितना इसको इनएविटेबल को डिले करोगे, जितना आप डिले करोगे उतना आपके पास टाइम कम बचेगा रिएक्ट करने के, क्योंकि वो जिस स्पीड से वो पागल अमेरिका चल रहा है आजकल, जो वो हरकतें कर रहा है, जैसे हम भी डिस्कस करेंगे आगे, क्योंकि वो नेवर नो कि अगले 6 महीने में क्या हो जाए. तो अगले 6 महीने पे मैं आ जाता हूँ, क्योंकि आपने कनाडा की बात करी. भाई क्या है ये कनाडा का, कभी 51st स्टेट बन जाता है, अब बोल रहे हैं ट्रेड डील नहीं मान रहे, अब नए सैंक्शन है. तो भाई, और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत लोग, मैं जोड़ दूं बात से, बहुत लोग कहते हैं भारत की ट्रेड डील क्यों नहीं हो रही, उस ट्रेड डील ना होने की वजह से ये कॉकरोच पार्टी क्रिएट हो जाती है, प्रेशर्स बन रहे हैं. बहुत लोग अलग अलग रीजंस देते हैं, अब कौन जाने उसके पीछे क्या है. बट अगर मैं कनाडा पे आऊँ, क्योंकि वो सबसे फ्रेंडली देश, इन अ सेंस अमेरिका प्लस प्लस एक्सटेंशन ही लोग मानते हैं, सेम लैंग्वेज, सेम कल्चर, सेम एवरीथिंग. इन फैक्ट सम पीपल से जस्ट नाइसर एंड मोर वेलफेयर ओरिएंटेड देन यूएस. अब यूएस इससे क्या शुरू कर रहा है, क्योंकि वो ही उसकी वर्ल्ड में स्ट्रेटेजी होनी है. देखो यूएस की स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, उसको मुनरो डॉक्ट्रिन के अंदर पूरे अमेरिका को डोमिनेट करना है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. तो बात पहले हम कर चुके हैं, कनाडा से लेके क्यूबा से लेके वेनेजुएला तक उसको नीचे पूरा डोमिनेट, अर्जेंटीना को डोमिनेट करना है, उसको ग्रीनलैंड भी चाहिए, ठीक है. एंड कनाडा इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज कनाडा के बाद आर्कटिक का सबसे बड़ा कोस्ट लाइन है. आफ्टर रशिया द बिगेस्ट शेयर ऑफ आर्कटिक वाटरवेज इज विद कनाडा, ठीक है. अब रशिया, अब आप देखोगे चाइना ने मलाक्का को बाईपास करने के लिए रशिया का जो तेल और एनर्जी है वो आर्कटिक से मंगाना शुरू कर दिए. 18 दिन में शिप पहुंच रहे हैं टुवर्ड्स चाइना, जबकि सुएज से 42 दिन लगाते थे पहुंचने. तो अब उन्होंने बाईपास निकाल लिया है कि यूएस रोक नहीं सकता, मगर ऊपर सारी रशियन कोस्ट लाइन है, वहां से नीचे घूमे और सीधा चाइना आ गया व्लादिवोस्टोक के बाद, ठीक है. सो यू कैन नॉट स्टॉप इट.
वो चाइना का बैकयार्ड है। तो अब रशिया और चाइना ने तो बाईपास ढूंढ लिया, तो अब अमेरिका कहता है यार ये तो इन लोगों के पास तो सब कुछ है, और अमेरिका के पास उसको वो एक्सेस चाहिए। तो कनाडा स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यूएस की मिसाइल डिफेंस के लिए, यूएस की आर्कटिक एक्सपेडिशंस के लिए। अब जो ट्रेड डील पे साइन हुए, बहुत इंटरेस्टिंग डिमांड उन्होंने आखिरी दिन लटनिक ने, जो हार्वर्ड लटनिक ने डिमांड ऐसी डिमांड रेक करी, इससे वो डील ही टूट गई। हालत ये हो गई कि कनाडा के प्रधानमंत्री ने बोला कि भैया जो वो मांग रहे थे वो एक सरेंडर था, वो सरेंडर डॉक्यूमेंट अब साइन नहीं करेंगे। क्यूबेक के प्रधानमंत्री भी उनके समर्थन में आ गए, और उनके क्यूबेक की बहुत बड़ी पार्टी है, उनके एमपी ने खुल के बोला यूएस नथिंग वांटेड टू टर्न कनाडा इनटू अ कॉलोनी। ठीक है, क्या डिमांड्स थी पढ़ लेते हैं। वीटो ओवर स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कनाडा का कोई भी स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, उसमें कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर आनी है, पोर्ट्स, टेलीकॉम, एनर्जी, पाइपलाइन, पावर ग्रिड, तो वो यूएस और कनाडा के जॉइंट रिव्यू बोर्ड के अप्रूवल के बाद ही वहां पे उसमें पैसा लग सकता है। ठीक है, प्रीएम्प्टिव ट्रेड रिस्ट्रिक्शन, मानी नॉन यूएस नेशंस पे जो टैरिफ अगर अमेरिका ने किसी थर्ड पार्टी पे लगाए, कनाडा वही टैरिफ उस थर्ड पार्टी पे लगाएगा। ठीक है, उसके बाद क्रिटिकल मिनरल्स पे, यूरेनियम, लिथियम, निकल, कोबाल्ट पे यूएस का सबसे पहला राइट रहेगा, और यूएस रिफ्यूज करेगा तभी दिए जा सकते हैं, एंड किसी थर्ड पार्टी को भी देगा तो यूएस के कंकरेंस के साथ। चौथा कि आप डिजिटल सर्विस टैक्स और ऑनलाइन न्यूज हटाओगे। उसके बाद आप क्यूबेक की और उनकी ऑनलाइन की यूएस में जो जो क्यूबेक का जो फ्रेंच लैंग्वेज प्रोटेक्शन, जो फ्रेंच लैंग्वेज को बचाने के लिए जो आपने किया हुआ है, वो लॉज आप बदलोगे। एलिमिनेशन ऑफ बाय कनाडा प्रोक्योरमेंट, dismantling of agriculture safeguards, unilateral alteration of auto rules, pharmaceutical patent extension, priority allocation of Canadian energy to America only, ठीक है, बाइंडिंग मिलिट्री आर्कटिक मैंडेट्स की जो यूएस ने बोल दिया वो करना पड़ेगा, लोअरिंग कस्टम्स एंड डीमाइनिंग रूल, डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एग्जिस्टिंग, और बाकी स्टील एंड ऑटो को लेके भी कुछ बातें थी। तो ये जब पूरा किया गया, हाँ जी बोलो, आपकी आवाज। तो बेसिकली अब ये पूरा वहां पहुंच गए हैं कि सरेंडर हम कर नहीं रहे, प्रेशर पूरा आ चुका है, क्योंकि वो समझ गए, जैसे आपने बोला चाइना रशिया ने अपना वाया मीडिया निकालना शुरू कर दिया है। सो वेयर डज अमेरिका इफेक्टिवली गो फ्रॉम देयर इन गेटिंग इट्स ट्रेड डील्स, और री टैरिफ जो बात कर रहा है, जो ये कह रहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया, तो बचा क्या है यूएस के पास, कैसे डील इन्फोर्स करेगा? देखो उसने क्या किया है, उसने, ये डील तो टूट गई है, ये डील तो साइन नहीं होगी, एंड विद दैट इफेक्ट 50% टैरिफ कनाडा पे लग गए। ठीक है, कनाडा के प्रधानमंत्री ने कहा है कि डॉलर बाय डॉलर जितना टैरिफ हमारे पे लगाया उतने टैरिफ हम भी इन पे लगाने वाले। एंड यूएसटीआर का जेमिसन गिर और इनके जो सेनेटर्स हैं ओपनली आके टीवी पे बोल रहे हैं दैट कैनेडियन इकोनॉमी विल बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, मतलब they are literally wishing for destruction of Canadian economy. But the most, what do you say, docile neighbor पूरी दुनिया में जिसको मिल सकता था, उसको अपना दुश्मन में कैसे कन्वर्ट करना है, ये डोनाल्ड ट्रंप को पूछो। एंड डोनाल्ड ट्रंप डजंट अंडरस्टैंड। आप सबको याद होगा जिमरमैन केबल का, आपको अगर आपको वर्ल्ड वॉर 1 का याद होगा, जब जिमरमैन केबल से पता चला था कि जर्मनी की U2 बोट मेक्सिको की तरफ आ चुकी है। ठीक है, और जिमरमैन केबल हुआ था और यूएस में हंगामा मच गया था कि ये कैसे हो गया है, विच प्रॉम्प्टेड यूएस टू इंटरवीन एंड इन वर्ल्ड वॉर 1 एंड प्रोबेबली get to the bottom of it and stop the German expansion. Imagine Canada dealing with China. Imagine Canada dealing with powers like European Union who desist or hate American imperialism. और आप एक इतना बड़ा लैंडमास अपनी हॉस्टाइल नेबर के जरिए खोल रहे। दिस इज गोइंग टू बी अमेरिकाज बिगेस्ट प्रॉब्लम, क्योंकि मेक्सिको का बॉर्डर फिर भी छोटा है, कनाडा इज ह्यूज, इट्स जस्ट नॉट अलास्का, इट इज ह्यूज, राइट? It has huge resources which even Mexico does not have, from nuclear to Keystone pipeline. अब ये
जैसे मैंने बोला अमेरिका की प्रॉब्लम्स और क्योस बढ़ता जा रहा है, पर मैं जो ओरिजिनल क्योस पे आना चाहूंगा टू एंड द कॉन्वर्सेशन, वो ये आ रहा है कि यूके तो साथ ही खड़ा है। अब यूएस वार्न कर रहा है कि एंड गेम आ गया है, ट्रेमेंडस इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस होने लगे हैं, तेहरान बिजनेस पार्टनर जो चाइना आपने थोड़ा मेंशन किया। बट जो एक चेंज आया वो ये आया कि ईरानियन स्टेट टीवी अब बहुत चिलिंग चीजें एयर कर रहा है, वो लोकेशन एयर कर रहा है, मतलब बोलना नहीं जाता वो, बट वो ट्रम्प फैमिली मेंबर्स उस तरफ जा रहा है। तो क्या सही में हम दोनों तरफ से एंड गेम में पहुंच गए हैं, या इट इज नॉट द एंड गेम? No, it is not the end game. Rather, the Iranian sources say that we are ready for a big, massive war out in November and December. Right? They are actually ready for that. Why? Because Donald Trump wants that unconditional surrender from Iran, which is, and very interestingly, Karan, I'll just quote two facts. ये जो तुमने आपने बताया ना कि ये बैरन ट्रम्प को लेके और सब कुछ लेके, ये सब प्रोपेगेंडा पर। जैसे इन्होंने डोनाल्ड ट्रम्प को क्रेट में चढ़ते हुए दिखाया, ठीक है, इन्होंने लीगो वीडियोस निकाले, मजाक पड़ाया डोनाल्ड ट्रम्प का, देखो भाग रहा है, ठीक है, टर्की से। सो ये ईरानियन प्रोपेगेंडा डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन है, इसमें इनको सच नहीं लेना चाहिए। बट जो रियल बात यह है कि पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं, स्कॉट वेसन कहता है मुझे नहीं पता तेल क्यों बढ़ मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता तेल बढ़ क्यों रहा है, ठीक, राइट। आपको तो कुछ पता ही नहीं है दुनिया में क्या रहा है, ठीक है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रम्प कहता है, डोनाल्ड ट्रम्प से पूछा गया, पीपल आर सेलिंग बॉन्ड्स, मैं कनेक्ट करूंगा उसको, पीपल आर सेलिंग बॉन्ड्स, ठीक है। तो डोनाल्ड एंड पेशेंट सेड दिस, तो सर आई यूज माय मिलिट्री। तो लोगों ने क्या बॉन्ड मार्केट पे मिलिट्री इस्तेमाल करोगे क्या, हेज फंड्स के खिलाफ, सबके खिलाफ? So is bond market developing nuclear weapons? ठीक है, so मतलब the guy has actually lost his mental balance. Number 1. Number 2, इनका SPR 295 पे आ चुका है, 293 पे आ चुका है और गिरा, ठीक है। इनकी कशिंग्स खत्म हो चुकी है। अल्बर्टा से 3 लाख बैरल पर डे जो ऑयल आता था कनाडा से, उन्होंने कह दिया कि हमारा मेंटेनेंस चालू होने लगा, हम ये ऑयल सप्लाई नहीं करेंगे यूएस रिफाइनरीज। तो यूएस के बाद ऑयल की और शॉर्टेज होने, ठीक है। सो यू हैव अ वर्ल्ड टॉटरिंग टुवर्ड्स क्राइसिस। इवन द बिगेस्ट एनर्जी एनालिस्ट आर नाउ एडमिटिंग कि कितना मैनिपुलेट करोगे। आप कह रहे हो हॉर्मुज का ट्रैफिक 400% बढ़ गया, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। पिछले 2 दिन में एक शिप गया, ट्रांजिट किया, 4 दिन बाद 2 दिन बाद वहां पे 5 शिप ट्रांजिट किए, तो कितने परसेंट राइज हुआ? 400%। लेकिन पीक पे कितना था? 140 शिप जा रहे थे। तो आप 1 से 5 को आपने 400% बढ़ा के मार्केट को प्ले करने के लिए, क्रूड को नीचे लाने के लिए, पूरी रिगिंग करने के लिए ब्रेंट क्रूड को आप बार बार, आप कभी न्यूयॉर्क पोस्ट के जरिए, कभी एक्सियोस के जरिए आप मीडिया में प्लांट करवाते हैं कि देखो ईरान का कंट्रोल खत्म हो चुका है, वो शिप चल रहे। जबकि केपलर जो डेटा है, टैंकर सोर्सेज जो ट्रैक कर रहे हैं, जो सैटेलाइट डेटा भी ट्रैक कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हार्डली एनी चेंज, टैंकर मूव ही नहीं कर रहे हैं। 5 to 6 मिलियन बैरल्स पर डे का मूवमेंट हो रही है, जो कि पिछले हफ्ते भर के आसपास की एवरेज है, दैट इज इनफ। और यूएस वाले कितने बोल रहे हैं? 15 मिलियन बैरल हो रहा है। मतलब एग्जैजरेशन का लिमिट होता है, ठीक है। तो बड़ा अश्वत्थामा मारा गया बोल के, झूठ बोल के वो सच थोड़ी ना हो जाएगा। So that is the problem with what the US is trying to convince the world कि everything is hunky dory, सब सही है। नहीं है, अंदर से सब कुछ hunky dory। और आज ईरान ने, इनकी पर्शियन गल्फ अथॉरिटी ने एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंगली अनाउंस करी है कि उन्होंने कहा कि कोई भी वेसल अब अलाउ नहीं की जाएगी। हम उन वेसल्स को सीज करेंगे, उस पर फाइन्स लगाएंगे, एंड इफ एनीवन वायलेट्स वी विल हिट इट। और वो हिट कर रहे हैं टैंकर्स। It is not that they are not being hit.
So countries are being hit, and साथ में अगर आप ये भी देखो कि यूएस का बैरी मकार्फी नाम का एक बंदा है जो यूएस मिलिट्री का रिटायर्ड जनरल है, सर्व कर चुका है, एस्टैब्लिशमेंट का बंदा है, वो कह रहा है इन माय जजमेंट द यूएस आर्म फोर्सेस आर प्रोबेबली परमानेंटली लॉस्ट एक्सेस टू 15 Persian Gulf bases. Iran now is poised to control the Gulf states. US will have to negotiate new access in Western Saudi Arabia, Israel, and Southern Europe. Quoting Anthony Saramuji. This is the situation. They just not are willing to accept that they've lost it. They don't control the state any longer. They don't have the SPR reserves. The bond market is not listening to Besant and company. Everything is all is well. सब चंगा सी, ठीक है. वो कह रहे बेसेंट कह रहे कि हम $2 billion का $10 billion का इंटरवेंशन करता है मार्केट को नीचे खींचने के लिए बॉन्ड्स को, बॉन्ड वाले अगले दिन फिर ऊपर, और फिर अपर ट्रम्प धमकी दे रहा मैं मिलिट्री यूज करूंगा बॉन्ड मार्केट के खिलाफ. दे शो दैट दे हैव लॉस्ट द प्लॉट. एंड इसका इतिहास है, ईरान ने जिमी कार्टर को इलेक्शन हरवाई थी. इफ यू वुड रिमेंबर हॉस्टेज क्राइसिस, ठीक है. दे आर वेरी एस्ट्यूट प्लेयर. और आज वो डोनाल्ड ट्रम्प को मिड टर्म हरा के उसे इम्पीच ना करवाया ना, उसकी ह्यूमिलेशन ना करवाई, तो ये जब पूरा का पूरा इसी की वजह से है. The Iranians and the Chinese, they are playing a very asymmetrically systematic campaign. The Gulf states now are realizing कि हम फंस चुके, अब हम क्या करें. इसीलिए वो बायलैटरल डील्स कर रहे हैं, वो बातचीत कर रहे हैं, बैक चैनल से उनकी नेगोशिएशन चल रही है. मेरा ये शिप अलाउ कर दे, हफ्ता ले ले, ठीक है. मेरा ये शिप अलाउ कर दे, लाइट बंद, बत्ती बंद करके निकल जाऊंगा, प्लीज मारना मत, ठीक है. तो वो अब ये सारी चीजें आपस में इनकी अंडरस्टैंडिंग चल रही है. This is where we are at, but it is no means no means it is over. This, if there is no solution by the midterm and Donald Trump loses it in the midterms, and नेतन्याहू की भी इलेक्शन है 27 अक्टूबर, वो भी इन लोगों को भूलना चाहिए. तो वह दो वेरी क्रिटिकल इलेक्शन जाती हो. अगर इन इलेक्शन का रिजल्ट इनमिकल हुआ, so we might have a regime change in Washington DC and not in Tehran. I think that is the strongest line to end on. We might have a regime change there because जो आपने बोला, this is where we are at. मेरे को लगता है हम एक यूनिक मोमेंट ऑन हिस्ट्री है. जिन लोगों ने शायद 1990 में देखा हो जब रशियन एम्पायर, यूएसएसआर एम्पायर टूट रहा था, या लोगों ने वर्ल्ड वॉर 2 के एंड में देखा हो जहाँ पे ब्रिटिश एम्पायर टूटा भी पर वो ट्रांसफर ऑफ पावर भी हुई. तो मैं टूटा मानूं ना मानूं मुझे नहीं पता क्या है, बट हम वो जो 50 साल में एक बड़ी चीज होती है या 100 साल में एक बड़ी चीज होती है, 90 में लास्ट हुई, अब जाके 26 में, अभी भी हुई नहीं, इट विल टेक टाइम. तो हम उस जोन में हैं और जियो पॉलिटिक्स जो अगले 2-4 साल में होगा, फिर मुझे लगता है 50, 70, 60 साल वो स्टडी चलेगा. और भारत का उसमें क्या रोल रहेगा वो नवरूप डिस्कस करते रहेंगे. सो वी एंड दिस वीक एट दिस. I'll just finish with one line. This, what happened in 1945 when you said was a transfer of power from Britain to New York. The same civilization, Western civilization, Christendom continent. This is different. This time, it is not a transfer of power. This time, the pole is shifting from west to the east after 500 years. It will be a collective decline of West of America and Europe. You will see wars return to mainland Europe once again. And my dear friend, this is a historical change because ये 500 साल जब 0 सेंचुरी 0 AD से लेकर 1700 तक इंडिया चाइना ने डोमिनेट किया और फिर यूरोपियन पावर ने नेवल एक्सपेंशन और ट्रेड के जरिए डोमिनेट किया, वो साइकिल अब रिवर्स होने के कगार पे खड़ा है. और यही तो मैंने बोला, तभी हर हफ्ते मजा आ रहा है कि ये धीरे धीरे, ये तो हमारी जनरेशन में ही होगा, अगले 4, 5, 7 साल में ही होगा, 12 साल में लो. करेक्ट. तो ये होगा और ये देखते रहेंगे. सो आज का हफ्ता यहाँ एंड करते हैं, अगले हफ्ते फिर बात करते हैं. थैंक यू नवरूप सो मच फॉर योर टाइम एज ऑलवेज.